मैट्रिक्स में जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या बोला था कि अगर हमने k से मल्टीप्लाई किया किसी भी मैट्रिक्स को ए आई जे, तो ईच एलिमेंट ऑफ इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई k, अनलाइक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता है कि अगर हमने एक नंबर k से मल्टीप्लाई किया तो वो जो नंबर k है वो किसी भी एक रो या कॉलम में ही जाएगा, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो नोट क्या है। मान लिया एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और कुछ भी ए आई जे और n क्रॉस n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमने k से मल्टीप्लाई किया तो एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई k। ठीक है, अब अगर हमने इसका मॉड लिया, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू तो कितना था, मॉड है, वो तो हो गया इसका मॉड। ठीक है, अब जो होगा, अब क्या होगा कि अब हर एलिमेंट में के लिखा होगा, सॉरी हर रो में मतलब के लिखा होगा और उसका मॉड लेना है। तो अब मॉड लेने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालना है। हर रो से अगर हम एक के बाहर निकालें तो जो n रोज हैं उनसे n बार k बाहर निकल आएगा, तो इट विल बिकम k रेज टू पावर n, एंड जो वापस डिटर्मिनेंट था वो आ जाएगा, वेयर a is n स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन, इफ a is 4 स्क्वायर मैट्रिक्स विद मॉड ए बराबर 5, देन फाइंड 3a का मॉड। तो आंसर विल बी वेरी सिंपल, 3a का मॉड मतलब 3 से हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया है फिर मॉड लिया है, और ऑर्डर जो है वो इसका 4 है। तो अगर हम 3 को बाहर निकालें तो हर रो से 3 निकलेगा, तो 4 बार निकलेगा। दिस विल बी 81 इंटू मॉड ए कितना हो गया 5, 405, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच इज से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन में बहुत सिंपल है, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में हम जब ही जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, पहला 2 क्रॉस 3 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जोड़ने के लिए क्या होगा, सिंपली ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एडेड। ये ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक डिटर्मिनेंट अगेन। डिटर्मिनेंट से इस चीज़ में भी डिफर करेगा। डिटर्मिनेंट में तो हमने क्या किया था, 2 डिटर्मिनेंट को अगर मान लिया हमें जोड़ना है और 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो एक रो या एक कॉलम के रेस्पेक्ट में जोड़ सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर मान लिया हमने रो 1 के रेस्पेक्ट में जोड़ा तो दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर रो 2 एंड रो 3 सेम ही होना चाहिए, तभी उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में हम ऐसे नहीं करते हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंगली जोड़ दें दोनों डिटर्मिनेंट का, ऐसे नहीं। एक टाइम में एक ही रो या एक ही कॉलम के रेस्पेक्ट में ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड भी जब भी कर सकते हैं जब बाकी सब कुछ सेम हो, तभी तो वो एडिशन के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें वो सेम चीज़ एज इट इज़ लिखा रहेगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे, 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड only if they have same order. Also, in that case, अगर मान लिया दोनों का ऑर्डर सेम है तो उसका मतलब क्या है कि हम उसको जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, एंड इन दैट केस matrices
आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब क्या है कि उनको हम जोड़ सकते हैं, मतलब ऑर्डर सेम है, कहने का मतलब ये। फॉर एग्जांपल अगर ए मान लिया ए आई जे है, ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड बी मान लिया बी आई जे है, ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, तब जो मैट्रिक्स ए प्लस बी आएगा उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एज इट इज ऐड हो जाएगा m क्रॉस n। ये ठीक है। सो इन एडिशन ऑल corresponding elements are added unlike determinant। ये ठीक है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास a है 1 2 3 4 5 1 एंड b है मान लिया -1 3 -2 1 3 -2, ठीक है। सो दिस वुड इम्प्लाई a प्लस b क्या हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 3 × 2 है, ये भी 3 × 2 है, 3 रो एंड 2 कॉलम्स। a प्लस b क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ लो, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा एडिशन, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बोलें कि a माइनस बी क्या होगा, तो पहली बात तो -b का मतलब क्या है कि हमने b को एक कांस्टेंट नंबर -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम कांस्टेंट नंबर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड विद -1, ठीक है। या फिर हम ऐसे सीधा सीधा एंट्रीज को घटा लो, इसमें -1 सारी एंट्रीज में -1 करके जोड़ दिया या सीधा सीधा घटा दिया, एक ही बात है। तो 1 माइनस ऑफ -1 विल बिकम 2 -1 5 3 2 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो a और b स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर का, तो उनको जोड़ने के बाद अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ये ठीक है, या हमने पहले ही निकाल लिया, तो मतलब पहले जोड़ने के बाद डिटर्मिनेंट निकाला या डिटर्मिनेंट निकाल के जोड़ा, दोनों अलग अलग चीज आएगा, ठीक है। तो इफ नोट if a comma b are square matrices of same order, then mod of a plus b is not equals to mod a plus mod b। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नोट इट डाउन। Question: let a is equals to 1 2 -1 3, b is equals to 1 1 2 1, then find first point mod a, second part mod b, third part mod of a plus b, ठीक है। आंसर mod a कितना हो जाएगा
दिस इंटू दिस 3 माइनस दिस इंटू दिस -2 5 हो गया। मॉड बी कितना हो गया, दिस इंटू दिस 1 -2 -1 हो गया। ए प्लस बी का मॉड बराबर बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट लेना है, इन दोनों को जोड़ दिया तो एक और एक कितना आ जाएगा 2, मतलब अगर हम ए प्लस बी करें, चलो पहले तो मैट्रिक्स ही निकाला, तो 1 3 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मॉड, हाँ, तो दिस विल बी दिस इंटू दिस 8 -3 विल बी 5। तो देख लो मॉड ए प्लस मॉड बी तो 4 होगा, बट मॉड ऑफ ए प्लस बी 5 है, तो इन जनरल इट इज़ नॉट इक्वल। बाई चांस बराबर भी आ सकता है, वो अलग बात है, बट फिर वो बाई चांस है, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही बराबर आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बताया गया है। क्वेश्चन 2, लेट 2a plus b is equals to 1 3 1 0 2 5 and a minus b is equals to -1 2 5 7 0 1, then find a आंसर। 2a प्लस बी इसके बराबर है, a माइनस बी इसके बराबर, तो इनको सीधा सीधा जोड़ दें, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 0 5 6 7 2 6, तो a कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर दिया, बस यही आंसर हो गया। तो a मैट्रिक्स यही हो गया। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हमने बोला था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर, मतलब एक मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया। अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर हमने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो इसमें हम क्या बोलेंगे, 2 मैट्रिसेस can be multiplied if number of columns in first matrix is equals to number of rows इन सेकेंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में तो हमने क्या था कि 2 डिटर्मिनेंट में तो बेसिकली ऑर्डर हमेशा बराबर ही होता है, सॉरी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ही होता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरा, डिटर्मिनेंट में हमने क्या बोला था कि 2 डिटर्मिनेंट को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो रो कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स में क्या होगा, रो कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है, पहले की रो उठेगी दूसरे के कॉलम उठेंगे, तो वो कंपैटिबल जब ही होगा जब पहले में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, और दूसरे में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होने चाहिए। बेसिकली पहले में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जितने कॉलम होंगे उसकी रो में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो अगर पहले वाले केस में पहले मैट्रिक्स के लिए 5 कॉलम है तो फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट होगा, ठीक है। दूसरे वाले में जितनी रो होगा उसके पहले कॉलम में उतने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर तो होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया ए का ऑर्डर है AIJ M क्रॉस N एंड बी का ऑर्डर है BIJ, ठीक है, कुछ भी P क्रॉस Q, देन फॉर AB मतलब प्रोडक्ट AB टू बी डिफाइंड we must have
पहले में नंबर ऑफ कॉलम कितना है n बराबर इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है p। ठीक है, तो अगर n और p बराबर होगा तभी ए बी डिफाइन होगा। अब यहीं से देखो हमें ये फील आ गई होगी कि अगर ए बी डिफाइन हो जाए देन देयर इज नो गारंटी कि बी ए डिफाइन होगा। सही है, मतलब ऐसा हो सकता है केवल ए बी डिफाइन हो, बी ए डिफाइन ना हो। बी ए को डिफाइन होने के लिए बी को पहले रखना पड़ेगा, तो फिर जो इसका क्यू है और एम है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हमने ए बी की बात की, ये मान लिया सी है, इसका ऑर्डर मान लिया एम क्रॉस एन है और इसका मान लिया पी अगर एन के बराबर है तो एन क्रॉस क्यू है। तो बीच में से अगर हम एन निकाल दें तो ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जो मतलब इसका आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, मान लिया वो सी, उसका ऑर्डर यही हो जाएगा एम क्रॉस क्यू। ये ठीक है, तो एंड इफ डिफाइंड इट्स ऑर्डर विल बी एम क्रॉस क्यू, मतलब जो बीच में से नंबर आया बराबर उसको निकाल दिया, एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर प्रोडक्ट सी है, ये मान लिया सी आई जे है, एम क्रॉस क्यू है, तो अगर हमें प्रोडक्ट का सी आई जे एलिमेंट चाहिए, मतलब ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट चाहिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले की ith रो उठाएंगे, दूसरे वाले का jth कॉलम उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट्स का सी आई जे हो गया। तो अब इन सब बातों को नोट में लिख लेते हैं। फर्स्ट नोट, इफ मल्टीप्लिकेशन is defined then matrices are called, ये ठीक है, वही conformable for product। conformable for addition का मतलब क्या है कि जिनको जोड़ा जा सके, conformable for product का मतलब क्या है कि जिनको मल्टीप्लाई किया जा सके या जिनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। ठीक है, पहला नोट तो ये हो गया। नोट टू, इट मे सो हैपन that AB is defined but BA is not defined। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। फिर नोट 3, टू गेट CIJ that is element of product matrix present in ith row and jth column, find sum of products of elements of ith row of first matrix and jth column of second matrix। ठीक है, ith रो मतलब जो भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, अगर मान लिया उसका मेरे को A23 एलिमेंट चाहिए,
सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं। पहली वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका सेकेंड रो उठाया, दूसरे वाले का थर्ड कॉलम उठाया और उनको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया सम। कितने नोट हो गए? 3। Note 4. In matrix, only row column multiplication is valid, unlike determinant. ठीक है। अच्छा, अभी हमने बोला था कि ए बी, और ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइन हो जाए और बी ए डिफाइन ना हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अगर दोनों भी डिफाइन हो जाए तो भी उसका मतलब ये नहीं कि वो बराबर होगा, तो भी वो हो सकता है दोनों अलग अलग रहे। ठीक है। और क्योंकि इसको ऐसे बोलते हैं, अगर पहले का ऑर्डर m क्रॉस n है, और मतलब पहले का ऑर्डर मान लिया p क्रॉस q है, दूसरे का q क्रॉस p है, तब क्या होगा? ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो जाएगा। बट एक का ऑर्डर p क्रॉस p है, दूसरे का q क्रॉस q है, ऑर्डर ही अलग अलग हो जाएगा। ए बी का मतलब बीच में से अगर q निकाल दिया तो p क्रॉस p हो जाएगा, बी ए का q क्रॉस q हो जाएगा। अब अगर ऑर्डर अलग अलग है तो ऑफकोर्स मैट्रिक्स तो बराबर हो ही नहीं सकती। बट इसके बाद भी अगर ऑर्डर भी सेम हो जाए तो भी उसका मतलब ये नहीं कि वो बराबर होगा। बराबर हो भी सकता है बाई चांस, इन जनरल बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो नोट 5 क्या है? इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, देन if order of one of them is p cross q, then order of other must be q cross p। तो मान लिया a का ऑर्डर p क्रॉस q है और b का ऑर्डर q क्रॉस p है, तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? p क्रॉस p। ये ठीक है। बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा इसी केस में? q क्रॉस q, क्योंकि इसको ऐसे रखेंगे, ये यहाँ पे q क्रॉस p, ये p क्रॉस q, ये बीच में से निकल गया तो q क्रॉस q। तो ये तो मैट्रिक्स ही अलग अलग ऑर्डर का आ गया, तो इन जनरल तो बराबर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगला नोट करने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड बी बराबर 1 1 1 0 1 -1 2 3 -1। फाइंड ए बी एंड बी ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। बी का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। दिस इम्प्लाइज ए बी इज डिफाइंड विद ऑर्डर 2 क्रॉस 3। मतलब 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो बीच में से 3 3 निकल गया तो भी 2 क्रॉस 3 ही बचेगा। एंड बी ए इज नॉट डिफाइंड। ये अगर 3 क्रॉस 3 है और ये 2 क्रॉस 3 है तो ये नंबर तो बराबर आए नहीं, तो अच्छी बात है, कम काम करना पड़ेगा, वरना दोनों ही निकालने पड़ते। अब तो क्या है, एक से ही काम चल जाएगा। कौन सा? ए बी। तो ए हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आ जाएगा 1 0 2 1 1 3 1 -1 -1।
ये देखो क्यों बराबर होना चाहिए, वो हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमें समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। इसमें ऐसे रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा, पहले का रो उठाएंगे ये, दूसरे का ऐसे कॉलम उठाएंगे, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 ये मैच करेगा तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। अब इस रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो इसके कॉलम नंबर के बराबर है, इसके अंदर 3 कॉलम है इसलिए 3 एलिमेंट है, और इसके कॉलम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इसकी रो के बराबर है, इसीलिए ये दोनों नंबर बीच में बराबर होने चाहिए, मतलब ये दोनों बीच में बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 और 3 बराबर है, वो 3 और 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, इसको बीच में से निकाल दिया तो 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम, इतनी जगह भरनी है, ठीक है। अब मान लिया मेरे को ये जगह भरनी है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस जगह कौन सा एलिमेंट आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। तो A12 का मतलब क्या है, रो पहली तो इसकी उठेगी, 1 2 का मतलब क्या, पहली रो इसकी उठाएंगे, दूसरा कॉलम इसका उठाएंगे, तो 1 2 ऐसे बनेगा। तो इसको उठा के ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 3 9, तो आंसर कितना आएगा 12। यहाँ पे कितना एलिमेंट आएगा 12, ठीक है। ऐसी मान लिया मेरे को ये उठाना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो इसकी उठेगी और थर्ड कॉलम इसका उठेगा, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 4 -5 -6, तो 4 -5 -6, तो -5 -6 -11 हो गया, उसमें 4 जोड़ेंगे तो -7, तो ये वाला एलिमेंट कितना हो गया -7, ठीक है। ऐसे करके रिमेनिंग यू कैन फिल योरसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। नोट 5, if A and B are n square matrices, ठीक है। n स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट बोथ AB एंड BA विल बी डिफाइंड विद ऑर्डर n। मतलब अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो AB भी डिफाइन हो जाएगा, BA भी डिफाइन हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर बराबर होगा n, बट मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल AB विल नॉट बी इक्वल्स टू BA, ठीक है। अगर वैसे तो इन जनरल AB और BA बराबर ही नहीं होगा, बट अगर बराबर हो जाए तो उसके लिए एक टर्म है, हम ऐसे बोलते हैं कि अगर AB और BA मान लिया हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला वो बराबर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट, बट इफ AB बराबर BA आ जाए देन मैट्रिसेस A, B आर सेट टू बी कॉम्यूटेबल, ये ठीक है। और हम इसको ऐसे बोलते हैं A एंड B कम्यूट्स, ठीक है। कम्यूट करने का मतलब क्या है कि कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, और इफ ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है कि हमने AB और BA निकाला वो एक दूसरे का माइनस आ जाए, AB इज इक्वल्स टू माइनस BA, देन
ए कॉमा बी एंटी कम्यूट, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्या कर रहा है, एंटी कम्यूट कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ, ए बी का मॉड बराबर बी ए का मॉड बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। मतलब ए बी और बी ए मैट्रिक्स भले ही बराबर ना हो, बट जब उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो बराबर ही आएगा। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। मॉड ए और मॉड बी तो दो नंबर्स हो गए, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ए इंटू नल मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स, ए प्लस नल मैट्रिक्स बराबर ए इंटू आई एन बराबर ए। ठीक है, इफ डिफाइन लिखा है सब जगह, मतलब इसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, कोई मैट्रिक्स हो दिस विल वर्क। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ए बी सी विल बी ए बी सी बराबर ए बी सी। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी सी को मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें सी मल्टीप्लाई किया। ये ठीक है, या फिर पहले हमने बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों एक ही बात है, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऑर्डर चेंज, मतलब हम ऐसे ही कर सकते हैं, बी सी के बाद ए पीछे आगे लिखा है तो आगे मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए अगर हमने प्रोडक्ट में लिखा ए बी सी तो वो चलेगा, ए बी सी मैट्रिक्स लिख दिया तो वो चलेगा, क्योंकि इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले किसको मल्टीप्लाई करना है। बट दिस वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, इट विल नॉट बी बी ए सी कि हम बी को बाहर निकालें। बी ए सी में तो हो सकता है ये डिफाइन ही ना हो। मान लिया ये पी क्रॉस क्यू का है, क्यू क्रॉस आर का है, ये आर क्रॉस एम का है, तो ए बी सी तो डिफाइन हो जाएगा, बट ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफाइन हो भी जाए तो भी नहीं निकाल सकते। अभी हमने बताया था ना, ए बी को ऐसे बी ए थोड़ा लिख सकते हैं जब तक हमें ये ना पता हो कि वो कम्यूट कर रहा है। ठीक है, एंटी कम्यूट भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना करे, ना कम्यूट करे ना एंटी कम्यूट करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये ठीक है, ए का ऑर्डर मान लिया पी क्रॉस क्यू है, बी का ऑर्डर क्यू क्रॉस पी है, तो देखो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो पी क्रॉस पी होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा पी क्रॉस पी, और इसका ऑर्डर कितना होगा क्यू क्रॉस क्यू, बी ए का जब इसको इधर रखेंगे तो ए बी और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ए बी एंड बी ए मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उनका तो ऑर्डर भी सेम नहीं है। फिर भी जब उनका ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। तो अब ये पी क्रॉस पी जो है ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, तो ये जो ए बी और बी ए अगर दोनों डिफाइन है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएंगे। तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए ट्रेस की वैल्यू दोनों की जगह सेम आएगी, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो वो बराबर आएगा, भले ही मैट्रिक्स बराबर ना हो। ये ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ट्रेस ए बी ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन जनरल वी कैन नॉट से, जैसे मॉड में हमने ब्रेक कर लिया ना, मॉड ए बी को लिख लिया मॉड ए इंटू मॉड बी, ट्रेस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सिक्स्थ,
मतलब ट्रेस के टाइम्स ए बराबर के टाइम्स ट्रेस ए, ये लिख सकते हैं। अगर हमने किसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया तो उसके तो बेसिकली सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो पहले मैट्रिक्स लिखा था उसमें हमने डायगोनल एलिमेंट्स को सम किया, और अगर हमने मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करने के बाद सम किया तो अब सारे एलिमेंट में के एक्स्ट्रा होगा, उसको कॉमन निकाल लिया तो पुराने वाला सम मिल जाएगा। ये ठीक है। और ट्रेस ए प्लस बी सम पे ब्रेक हो जाएगा, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ठीक है। 8 ये हमने बोल दिया था कि ट्रेस ए बी इन जनरल इज नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। मॉड में उल्टा है, मॉड ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं, वो भी जब जब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए मान लिया पी क्रॉस क्यू है, ये क्यू क्रॉस क्यू है, तो इसका जो मॉड है उसको मॉड ए इंटू मॉड बी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मॉड ए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो मॉड ए बी प्रोडक्ट में मॉड ब्रेक हो जाता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सम ब्रेक नहीं होता है। मॉड के अंदर ए प्लस बी नॉट मॉड ए प्लस मॉड बी, ये ठीक है। ट्रेस में सम पे ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। 8th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या है कि अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, ये ठीक है, इट डज नॉट इम्प्लाई A बराबर नल मैट्रिक्स और B बराबर नल मैट्रिक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे नंबर्स में होता है, हमने कल लास्ट लेक्चर में ऐसे कुछ बोला था कि नंबर्स की तरफ से एनालॉजी लेके I जो है वो 1 का काम करेगा, नल मैट्रिक्स जो है वो 0 का काम करेगा। वो चलो अपनी जगह ठीक है, बट ऑफकोर्स कुछ कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, उसका ये मतलब नहीं कि A को नल मैट्रिक्स होना चाहिए या B को, मतलब जैसे नंबर में होता है अल्फा इंटू बीटा अगर 0 है तो हम बोलते हैं या तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे तुम ऐसे देख लो, फॉर एग्जांपल हमने A को लिया 1 0 0 0 0 0 0 0 0, मान ली ये लिया, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसकी ये एंट्री 0 है ही नहीं। और B मान लिया हमने ले लिया 0 0 1 0 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है। बट जब हम ए बी लिखेंगे तो इस 0 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0, दूसरा कॉलम उठाया ऐसे मल्टीप्लाई किया फिर 0 0 0, 1 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो गड़बड़ हो गया, तो हमने ऐसे कर दिया। ये एग्जाम्पल ले लिया, वो एग्जाम्पल सही से नहीं था। इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो अभी भी ये 0 0 0 ही आएगा। ठीक है। तो ये तो नल मैट्रिक्स आ गया। 2 A इज नॉट नल मैट्रिक्स एंड B भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। फिर आगे 10th, इफ मॉड if AB is equals to AC then, या चलो ऐसे लिखते हैं, AB is equals to AC does not imply B is equals to C। मतलब अगर A कॉमन दिखाई दे रहा है हमें दोनों तरफ तो हम ऐसे A को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी को इधर ले आए, ए बी माइनस ए सी बराबर नल मैट्रिक्स, ये भी सही है। ए को कॉमन ले लिया, बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स, ये भी सही है। बट इसके बाद ये फिर गलत हो गया अगर हम ये बोलें कि ए बराबर नल मैट्रिक्स और बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स, ये फिर गलत हो गया। यहीं पे हमने बोला कि अगर दो का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कम से कम एक को नल मैट्रिक्स होना पड़े। अनलाइक नंबर्स, जैसे नंबर्स में होता है वैसा यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 11th, इफ A is non singular स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ठीक है, दैट इज नॉन सिंगुलर का मतलब है कि मॉड 0 नहीं है। ठीक है, देन ए बी बराबर ए सी इम्प्लाइज बी बराबर सी। देखो यहाँ तो हमने मना किया है कि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो उसका मतलब ये नहीं कि बी सी के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि या तो ए नल मैट्रिक्स होगा या बी माइनस सी नल मैट्रिक्स होगा, ये भी मतलब नहीं है। बट फिर हम यहाँ तो बोलेंगे बी सी के बराबर है, क्योंकि हमने इससे पहले ये भी बोला है इन सब कंडीशन के बाद कि देखो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऑफ कोर्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल ही रखा है ऑफ कोर्स, ये ठीक है। ये हमने पहले लेक्चर में बोला था कि इन्वर्स तो वैसे आगे पढ़ाया जाएगा, बट किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए, उसके इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि मॉड उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, मॉड 0 नहीं है। अब अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो ए इन्वर्स ए आई हो जाएगा और आई इंटू बी, आई को मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ता, आई इंटू बी बी हो जाएगा। यहाँ पे आई ए इनवर्स इंटू ए, पहले तो आई हो जाएगा, फिर आई इंटू सी सी हो जाएगा, ये आ गया। इसको वी कॉल प्री कैंसिलेशन लॉ, प्री कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अगर प्री आया है तो फिर पोस्ट पे आएगा, क्योंकि अगर दोनों जगह ए बाद में है तो फिर वही ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो बी बराबर सी आ जाएगा। ये विल बी कॉल्ड पोस्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अगर मान लिया ए बी बराबर सी ए है तो यहाँ से हम ऐसे नहीं लिख सकते बी बराबर सी, मतलब एक जगह ए आगे लिखा है एक जगह बाद में लिखा है। तो अगर हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही तरफ करेंगे ना। अगर हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो चलो ए इनवर्स ए आई हो गया, आई इंटू बी बी हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ए इनवर्स सी ए आ गया। अब ए इनवर्स सी ए को पलट ही नहीं सकते, सही है। क्योंकि उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कम्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, ये हो गया 11th। 12th इनवर्स वैसे आगे पढ़ाया जाएगा, बट अभी तो हम ऐसे मान ही सकते हैं ए इनवर्स आई होगा, और ए इनवर्स पहले हो ए बाद में तो भी आई होगा, दोनों की बात है। ठीक है, 13, इफ ए बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स एंड mod A is not equals to 0, then B is equals to null matrix। ठीक है, इसमें से क्या बोला कि ए बी अगर नल मैट्रिक्स है और ए मान, वैसे तो हमने पहले क्या बोला था, अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो ए नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पे मना किया था हमने। ठीक है, बट अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ, ठीक है, वेयर ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है तो फिर सेम लॉजिक से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने दोनों तरफ क्या किया, ए इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स ही है ये, ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया
तो ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स ही हो जाएगा, ख़त्म। और यहाँ ए इनवर्स ए इंटू बी बी आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स ए आई आएगा, फिर आई इंटू बी बी आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आया यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। दोबारा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, उसमें से एक मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, मतलब उसका मॉड जीरो नहीं है। अगर उसका मॉड जीरो नहीं है फिर दूसरा पक्का नल मैट्रिक्स ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया भैया। ऐसे 14th, इफ ए बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड मॉड ए इज एंड ए कॉमा बी आर नॉट नल मैट्रिक्स, देन देखो, अगर ए बी नल मैट्रिक्स है और ए और बी में कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर दोनों के मॉड को जीरो होना पड़ेगा। मॉड ए भी जीरो होना चाहिए एंड मॉड बी भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए बी नल मैट्रिक्स है, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर दोनों के मॉड को जीरो होना पड़ेगा। ये बेसिकली यहीं से आ जाएगा। जैसे मान लिया ए का मॉड जीरो नहीं हुआ, तो अगर ए का मॉड जीरो नहीं हुआ तो इसके हिसाब से बी नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट इसने तो बोला कि बी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था वो गलत माना था कि ए का मॉड जीरो नहीं है, उसका ए का मॉड जीरो होना ही चाहिए। सही है, सिमिट्री से फिर बी का मॉड भी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे देखो एंड लिखा है, एंड दिस आई शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज कुछ बच्चे कैसे करेंगे, ए बी बराबर नल मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, तो राइट हैंड साइड पे तो नल मैट्रिक्स का मॉड जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी का मॉड प्रॉपर्टी से हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए और मॉड बी तो एक नंबर्स है, तो अगर मॉड ए इंटू मॉड बी जीरो है तो या तो मॉड ए जीरो या मॉड बी जीरो। तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो ऑफकोर्स हमको आगे यही पता लगेगा कि या तो मॉड ए जीरो या मॉड बी जीरो। बट हमने यहाँ पे क्या बताया कि मॉड ए भी जीरो होगा एंड मॉड बी भी जीरो होगा, दोनों ही जीरो होंगे अगर ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, फिर हम बोले कि अगर मैंने मॉड लेके किया तब तो बीच में और आ रहा है, तो मॉड लेके जो तुमने किया ये ठीक है, उसके बीच में और आ रहा है, वो बेसिकली तीन कंडीशंस को डिनोट कर रहा है। अगर हमने बोला मॉड ए बराबर जीरो और मॉड बी बराबर जीरो, तो उसका मतलब ये है कि या तो केवल मॉड ए जीरो है या केवल मॉड बी जीरो है या दोनों जीरो है। तो वो मना थोड़ा ना कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो तो ऑप्शन दे रहा है कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बट जब कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की बात आएगी तो हमें पता लगेगा कि दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। केवल मॉड ए जीरो हो जाए और मॉड बी जीरो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉड बी जीरो नहीं होगा तो इसके हिसाब से ए नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो फिर ये कंडीशन वॉयलेट हो गई। जब हमने सिंपल मॉड लिया तो हमने इस फैक्ट का तो कहीं यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल मॉड लेने का मतलब इस काइंड ऑफ कि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। किसी भी इक्वेशन को अगर हम स्क्वायरिंग करें तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है, तो सिंपल मॉड लेने का मतलब भी है कि उसमें एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है। तो जब हमने बोला ना कि और वाला इक्वेशन मिलेगा मॉड लेके, तो उसमें जो तीन ऑप्शंस आए वो बेसिकली दो ऑप्शन एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन बोलते हैं, वो है। ठीक है, तो नोटेड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ मान लिया
ए कॉमा बी आर एन स्क्वायर मैट्रिसेस such that AB is equals to some lambda times I। ठीक है, अगर A इंटू बी का प्रोडक्ट किसी I के टर्म्स में लिख रखा है जैसे लैम्डा टाइम्स I, देन A कॉमा बी आर कॉम्यूटेबल मैट्रिसेस, ये ठीक है, या फिर A और B कम्यूट करेगा। ठीक है, क्यों कम्यूट करेगा? वेरी इजी। अगर ए बी देखो लैम्डा आई है, लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बस जीरो नहीं है बस। सो अगर हमने दोनों तरफ मॉड लिया तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी बराबर मॉड लैम्डा आई। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है, तो अगर नंबर को बाहर निकालेंगे तो k रेज टू पावर n बाहर निकलेगा, i विच इज़ लैम्डा रेज टू पावर n। तो क्लियर बात है कि मॉड ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मॉड ए जीरो नहीं हो सकता। तो अब हमने इसमें क्या किया, मॉड ए जीरो नहीं हो सकता, तो उसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, बी बचेगा। ए इनवर्स इनटू लैम्डा आई, वो लैम्डा टाइम्स ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, आई मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर इसमें हमने ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी ए बराबर लैम्डा आई आ गया वापस, ए इनवर्स ए। अब लैम्डा आई से यहाँ से कितना आ गया, ए बी बराबर बी। तो अगर ए और बी का प्रोडक्ट लैम्डा टाइम्स सम आई लिखा है, कुछ ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, इन्फॉर्मेशन होता है कि ए इंटू बी बराबर 4i, कुछ अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो उसके विदाउट बोले ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये कम्यूट तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर a इंटू के टाइम्स बी लिखा है, मतलब ये स्केलर है, तो k को हम बाहर निकाल सकते हैं ए बी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर a टाइम्स b प्लस सी लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी। इफ A comma B are not null matrix but AB is equals to null matrix, then A comma B are called divisors of zero। are called divisors of zero। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स ऑफ ए, पावर्स मतलब कुछ भी नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेट ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फर्स्ट पॉइंट ए रेज़ टू पावर जीरो को क्या लिखते हैं, आई। ठीक है, इफ ए इज नॉट नल मैट्रिक्स, अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी पावर जीरो को आई लेंगे, जैसे नंबर्स में होता है कि 4 रेज़ टू पावर जीरो को 1 लेते हैं, वही मैट्रिक्स में काम कौन कर रहा है, आई। सेकेंड पॉइंट, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। थर्ड पॉइंट,
ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। अब चाहे उसे ए स्क्वायर इंटू ए कर दो या ए इंटू ए स्क्वायर कर दो, सब एक ही बात है। ठीक है, नोट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to satisfy a polynomial equation an x raised to power n plus an x raised to power n minus 1 and so on is equals to 0। ये ठीक है। A square matrix A is said to satisfy a polynomial equation fx is equals to 0 or this if f of A is equals to null matrix। मतलब x की जगह A रख दिया, x की जगह A रखेंगे तो ये मैट्रिक्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब मैट्रिक्स एक्सप्रेशन मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है, वो स्केलर नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो वो मैट्रिक्स कितना है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें x रखने का मतलब क्या हो गया, an a रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 कैपिटल a रेज टू पावर n माइनस an माइनस 2 कैपिटल प्लस एंड सो ऑन a1 कैपिटल a नॉट प्लस, अच्छा ये नंबर है, ये सब मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए नॉट को ऐसे थोड़ा छोड़ सकते हैं, उसके साथ भी कोई मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जोड़ सकते हैं, तो वो आई हो गया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे भी नल मैट्रिक्स, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन let fx is equals to x square minus 2x plus 5 is equals to 0 is a polynomial equation, then find whether a बराबर 1102 सेटिस्फाई इट और नॉट। ठीक है, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर 0, और एक मैट्रिक्स ए दे दिया हमने 1102। फिर हमें ये बताने कि जो ए है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमने ए स्क्वायर निकाला, तो आ जाएगा 1102 1102, दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 2 3 4, ये आ गया ए स्क्वायर। तो अगर एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5i, ये नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए अपने आप कट पिट के, देखते हैं हम। दिस इज इक्वल्स टू ए हो गया 1304 माइनस 2a, तो ट्वाइस ऑफ ए, तो 2204, ठीक है, प्लस 5i, आई में ये होता है ये 0 0, ये 1 1, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 5 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 5, तो 5 और 1 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये 0 रहेगा और ये 5 रहेगा। ये नल मैट्रिक्स तो नहीं आया, दिस इम्प्लाइज ए डज नॉट
satisfy the given polynomial equation. Say A does not satisfy the given polynomial equation. Note, let A and B are n square matrices. Let A and B are n square matrices. ठीक है, then first part A plus B into A minus B विल बी इक्वल्स टू। देखो इस बात का ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स में कि नंबर की तरह नहीं कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर है। यहाँ पे ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं है जब तक वो खुद क्वेश्चन में ना बोले कि बताओ ये बराबर, मतलब जब तक ये गिवन ना हो। तो जैसे इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर का हम जरूर ध्यान रखेंगे पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है। तो जैसे अगर हमने यहाँ से पहले ए उठाया तो इंटू ए, तो उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, a इंटू ए तो ए स्क्वायर रहेगा, पहले और बाद की कोई बात ही नहीं। फिर हमने a इंटू इससे मल्टीप्लाई किया तो b, तो a पहले और b बाद में है तो इसके साथ माइनस ए बी ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हमने b उठाया तो b पहले और a बाद में, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का ba ही रहेगा। फिर b इंटू बी विल बिकम b स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहेगा अगर बाकी कुछ भी ना बोला जाए तो। अब अगर हम एडिशनली ये बोल दें कि मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट्स, देन आई विल से कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा कैंसिल। कुछ भी ना बोले तो ये लिखा रहेगा, ये ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन जनरल, ये ठीक है। इन जनरल तो इक्वल नहीं है, बाई चांस इक्वल हो सकते हैं अगर ए और बी कम्यूट कर जाए तो। अब इसकी वजह से क्या होगा, इन सब फॉर्मूलों में यही दिक्कत आ जाएगी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो दिस इज बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसको आई कैनॉट राइट डाउन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे नहीं लिख सकते, ये ठीक है। इसको तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर a माइनस बी का स्क्वायर लिखना हो तो दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। अगर हम क्वेश्चन में बोल दें कि ये कम्यूट कर रहा है तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मान लिया a प्लस बी का क्यूब है तो इसको भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वैसे नहीं कर सकते, ये भी ऐसे लगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो जो ए क्यूब वाला टर्म है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये क्वेश्चन उठेगा नहीं कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, सब यही है। तो ए क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, बी क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो 3a स्क्वायर बी वाला टर्म है वो बेसिकली 3a स्क्वायर बी नहीं लिखा जाएगा, उसमें तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आ जाएंगे ना, जैसे 3 ब्रैकेट लिखे हैं, पहले से ए उठाया, दूसरे से उठाया, तीसरे से बी उठाया, तब तो बनेगा ए स्क्वायर बी। पहले से ए, दूसरे से बी, तीसरे से ए, तब तो ये बनेगा। पहले से बी फिर बाकी दोनों से ए, तब ये बनेगा।
फिर ऐसे ही बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर नहीं, 2a 1b हो गया, अब 2b 1a, फिर बी ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मतलब कि जो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 3 कोफिशिएंट क्यों आता है? क्योंकि ये तीनों टर्म बराबर रहते हैं नंबर्स में। मैट्रिक्स में बराबर नहीं है, अलग अलग लिखे रहेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग लिखे रहेंगे। अब तुम समझ में आ जाएगा कि अगर 4 डिग पावर लेने तो और ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगे फिर तो। ठीक है, कर रहा हूँ, मान लिया हमसे कोई ये बोल दे कि ए और बी कम्यूट करता है, तब ऐसे लिख सकते हैं, तब तो मतलब इनको मिला मिला के लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी, मतलब इफ a कॉमा बी कम्यूट्स देन ओनली, ये ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तभी इसके बराबर होगा। फोर्थ, अगर जैसे हमने a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, इन दोनों में अगर एक मैट्रिक्स आई हो जाए तब फिर हम ऐसे मिला के लिख सकते हैं, क्योंकि आई होने से क्या हो गया, a इंटू आई ए ही रहेगा। तो अब मान लिया अगर ये a आई हो जाए तो आई स्क्वायर बी हो जाएगा, आई बी आई, ये भी b हो जाएगा। तो उसको फिर हम अपने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं वो डायरेक्टली लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसे लिखा है a प्लस आई का स्क्वायर तो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ai, उसको a ही लिखा रहने दिया, प्लस आई स्क्वायर और i तो बराबर ही होता है, i इंटू आई के बराबर ही होगा। तो फिफ्थ ऐसे ही a प्लस आई की पावर n, ये हो जाएगा NC0 a रेस्ट पावर n, NC1 a रेस्ट पावर n माइनस 1, NC2 प्लस एंड सो ऑन, NCn माइनस 1 इंटू a प्लस NCn, यहाँ केवल i, बाकी सब जो आएगा i वो a के साथ मिलके ख़त्म हो गया। तो a इंटू आई a रहेगा, a स्क्वायर इंटू आई क्यूब a स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आई क्यूब वापस 1 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन 1। फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन commute with this answer। लेट a बराबर 1 0 2 0 एंड b बराबर, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इसके साथ जो कम्यूट करेगा, कम्यूट करने के लिए मतलब मान लिया मैट्रिक्स b कम्यूट कर रहा है तो ए बी एंड बी ए दोनों बराबर ही होने चाहिए। अब ए बी और बी ए दोनों डिफाइन भी होने चाहिए प्लस बराबर भी होने चाहिए। तो वो जब भी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ये भी 2 बाई 2 का ही होना चाहिए, तभी ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होगा और सेम ऑर्डर का होगा। तो लेट ए बराबर दिस एंड बी कम्यूट्स विद इट, मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कम्यूट कर रहा है। तो ए बी बराबर बी ए होना चाहिए, दैट वुड मीन 1 0 2 0 ए बी सी डी बराबर
ABCD 1 2 0 0, दिस इम्प्लाइज ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये A 2A B 2B, दिस इज इक्वल्स टू ऐसे मल्टीप्लाई किया A प्लस 2B C प्लस 2D 0 0, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बराबर किया तो A बराबर A प्लस 2B, B बराबर 0, 2A बराबर C प्लस 2D एंड 2B बराबर 0। यहाँ से आया B बराबर 0, यहाँ से आया B बराबर 0, यहाँ से आया B बराबर 0, क्योंकि A और A तो कैंसिल हो गया। हाँ ये सही है, मतलब B बराबर 0 आ गया और ABC मतलब ACD में ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से भी कुछ निकाल सकते हैं, मान लिया हमने C निकाल दिया तो हो जाएगा 2A माइनस D, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं ABCD, तो B तो फिक्स हो गया 0 होगा, A मान लिया A हो गया, D हो गया, C बस ट्वाइस ऑफ A माइनस D हो गया, ठीक है। अगर इसका मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि कितनी मैट्रिक्स आएंगी जिनकी एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, ठीक है। तो 0 या 1 हो जाए तो फिर हम काउंट कर सकते हैं कि अगर केवल 0 या केवल 1 चाहिए तो ये तो 0 है ही, ये ठीक है, ये 1 हो ही नहीं सकती क्योंकि A और D कुछ भी हो ये या तो 0 होगा या इवन नंबर ही होगा, ट्वाइस ऑफ इंटीजर लिखा है तो A और D को बराबर ही होना पड़ेगा, मतलब इसको 0 ही होना पड़ेगा। फिर A और D को अगर बराबर होना पड़ेगा तो दो ही तरीके से भर सकते हैं, या तो A और D दोनों 1 1 हो जाए या दोनों 0 0 हो जाए। तो अगर हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज आर आइदर 0 और 1 देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस विल बी 2। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 है, 1 है, इन्फाइनाइट है, 0 है, इस तरीके का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। Question 2. Let AB बराबर नल मैट्रिक्स एंड BC बराबर I, देन सिंप्लीफाई A प्लस B का स्क्वायर इंटू A प्लस C का स्क्वायर। देखो BC अगर I के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, वेयर A B C R N स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अगर BC I के बराबर है तो इन दोनों में से किसी का भी मॉड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने दोनों तरफ मॉड लिया तो ये आ जाएगा मॉड B इंटू मॉड C बराबर मॉड I विच इज़ 1। तो मॉड B और मॉड C किसी का भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मॉड B 0 नहीं हो सकता तो A भी नल मैट्रिक्स है, मॉड भी 0 नहीं है, तो यहाँ से जो दूसरा मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पढ़ाया था हमने कि अगर A इंटू बी नल मैट्रिक्स है और एक नॉन सिंगुलर है तो दूसरे को
नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। चाहे इसको ऐसे बोल दो कि अगर मॉड बी जीरो नहीं है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बी इनवर्स आई हो गया तो ए बराबर नल मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। अब जो हमें चाहिए ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का स्क्वायर, तो ए नल मैट्रिक्स हो गया तो नल मैट्रिक्स प्लस बी, तो ये तो बी हो जाएगा, इंटू नल मैट्रिक्स प्लस सी, ये सी हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे तो ऐसे हो जाएगा बी इंटू सी। तो इन जनरल तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, मतलब इसको ऐसे नहीं ले सकते बी सी का स्क्वायर इन जनरल। बट ये भी हमने क्लास में पढ़ा है कि देखो अगर बी सी लैम्डा टाइम्स आई है तो फिर वो कम्यूट करेगा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 है तो कम्यूट करेगा, तो इस बी सी को पलट सकते हैं, तो इस बी सी को पलट सकते हैं, इसलिए ये ऐसे हो जाएगा बी सी, ये ठीक है, मतलब बी सी का स्क्वायर एंड बी सी इज आई, तो आई स्क्वायर विच इज आई, तो यही आंसर हो गया। मतलब अगर नाम ही पलटना चाहें तो भी ऐसे हो जाएगा ऑल्टरनेटिवली कि ये जो बी सी है ये आई हो गया, फिर बी इंटू आई बी हो गया, फिर बी इंटू ये वाला सी आई हो गया, फिर ऐसे आ जाएगा, थोड़ा और दूर जाके आ जाएगा। तो मतलब वो वाला फैक्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, लेट ए कॉमा बी आर एन स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी, देन प्रूव दैट ए रेस्ट पर 4 प्लस ए प्लस बी। सॉल्यूशन, कंसीडर ए स्क्वायर। देखो पहले तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये है ए कैंसिल कर दो बी बराबर आई आ जाएगा, ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते। कैंसिल कैसे कर सकते हैं, इसने ये कहाँ बोला है कि नॉन सिंगुलर है, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तभी ऐसे ए हटा सकते हैं, तभी बी आई आएगा, वरना तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैथमेटिकली नहीं माना जाएगा। हमने ए स्क्वायर लिखा, उसको लिखा ए इंटू ए, ठीक है, इस वाले ए को यहाँ रख दिया, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ए, ठीक है, ये बी ए यहाँ रख दिया, तो कितना हो जाएगा बी, इस ये वाला ए तो यही ए हो गया और बी ए यहाँ से बी हो गया, ए बी अब यहाँ से वापस ए हो गया, ठीक है, ये यहाँ से इसको रखा तो ए आ गया। ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी, ठीक है, पहले वाले बी को लिख दिया बी ए, इसको इंटू बी, अब ये ए बी कितना हो गया, ए फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, और बी ए जो है वो बी के बराबर है फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो ये तो अच्छा सा रिजल्ट आ गया। इसने तो बोला कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, इसने बोला कि बी स्क्वायर बी के बराबर है। वैसे भी सिमेट्रिक है, देखो क्वेश्चन सिमेट्रिक है ए और बी में, यहाँ ए पहले लिखा है आंसर ए ही आया, बी पहले लिखा है तो बी, तो पहला वाला लाइन लिखना सफिशिएंट था, दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, वो सिमेट्री से हम बोल सकते थे, ठीक है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो दिस इम्प्लाई दोनों तरफ हम ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा जो ए के बराबर है।
तो ए क्यूब भी ए के बराबर है, ए रेज टू पावर 4 भी ए के बराबर है, तो ए की सारी पावर ए के बराबर है। मतलब ए रेज टू पावर कोई भी पावर ए है, ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर बी इम्प्लाइज बी रेज टू पावर एन बी के बराबर आ जाए। ए स्क्वायर ए के बराबर है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए की 2 पावर गायब होकर 1 पावर बचेगी। तो मान लिया ए की पावर 40 लिखा है, 40 लिखा है, तो 2 पावर हमने निकाला वो 1 बचेगा, फिर एक और ए निकाल लिया, फिर 2 मिलाया, फिर एक ए बचा, तो 2 ए अगर हम मिलाते चले जाएं तो एक पावर कम होता चला जाएगा, लास्ट में ए बचेगा। तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 7 विल बी ए प्लस बी, ऑफ कोर्स यहां से। ठीक है, यही आंसर हो गया।